कि लोक कल्याण मार्ग से दिल्ली विश्वविद्यालय का सफर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने येलो लाइन मेट्रो से तय किया। उन्होंने मेट्रो के सफर कर रहे छात्रों से चर्चा भी की। भारत की छवि 20वें दिनों में कैसे बढ़ रही है, इसके जवाब में प्रधानमंत्री मोदी ने युवाओं को ही इसका श्रेय दिया। ठीक है, उन्होंने कहा कि आपकी प्रतिभा से यह संभव हो रहा है। उन्होंने युवाओं से देश की टीबी मुक्त बनाने की अपील की। उन्होंने कहा कि डिजिटल भुगतान में भारत नंबर 1 बना हुआ है, इसका श्रेय भी आपको जाता है। ठीक, फिर आगे ये लिख रहे हैं कि प्रधानमंत्री येलो लाइन की मेट्रो पकड़ने के लिए सुबह करीब 10:30 बजे पहुंच गए थे और उन्होंने टोकन से किराया भुगतान किया और विश्वविद्यालय मेट्रो से सफर की। फिर इसमें आगे लिखा गया है कि पीएम मोदी ने मेट्रो के सफर के दौरान छात्रों से कहा कि क्या बनेंगे इस बात पर मत ध्यान दीजिए, आप क्या करेंगे इस बात पे ध्यान दीजिए। देखिए कितनी बड़ा संदेश है, कितना बड़ा इन्होंने स्टेटमेंट दिया। युवाओं को बोला कि क्या बनेंगे इस बात पे ध्यान मत दीजिए, आप क्या कर सकते हैं, आप क्या देश के लिए कर सकते हैं, इस पे आप फोकस कीजिए। यह याद रखिए, इसके जरिए ही आप देश के लिए अपना योगदान दे पाएंगे। पीएम ने एक छात्र से पूछा आप कहां से हैं, उन्होंने जवाब दिया झारखंड से। पूछा आपने यहाँ दोस्त बनाए, तो छात्र ने कहा बहुत सारे, दक्षिण अफ्रीका के छात्र भी मेरा दोस्त है। पीएम मोदी ने छात्रों से पूछा दक्षिण भारत के राज्यों को कोई भाषा सीखी, इस पर एक छात्र ने कहा उसे मलयालम के कुछ शब्द उसके सहपाठी ने सिखाए हैं। ठीक है, प्रधानमंत्री ने दिल्ली कॉलेज ऑफ आर्ट्स एवं कॉमर्स के एक छात्र से पूछा कि वो समाज में अपना योगदान कैसे दें। पीएम ने कहा आप अभी तक क्या कर रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि वो पर्यावरण के मुद्दों पे काम कर रहे हैं। तो इस पर पीएम ने कहा कि प्लास्टिक कैसे कम कर सकते हैं, इस पर विचार करिएगा। जो कर रहे हैं बस उसे बेहतर तरह से करिए, कोई भी काम कर्तव्य भाव से करेंगे तो तनाव उत्पन्न नहीं होगा। ठीक है, फिर आगे लिखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति के सवाल पर पीएम ने कहा कि देश में गांव में बहुत प्रतिभा है, लेकिन उन्होंने अंग्रेजी पढ़ने का सौभाग्य नहीं मिल पाता, इसी वजह से कहीं आकर वे रुक जाते हैं। भाषा विकास के बाधक नहीं बनना चाहिए। डीयू के पीएचडी स्कॉलर अमन यादव ने सवाल पर पीएम ने डिजिटल भुगतान पर कहा कि जेब में नकदी न हो तो 7 दिन तक आप काम कर सकते हैं। ऐसे अनुभव आपके लिए ब्लॉग का शेयर करना चाहिए। ठीक है, कल वो दिल्ली विश्वविद्यालय के आए हुए थे, वो समारोह पे 100 साल जब पूरा किया दिल्ली विश्वविद्यालय, उसी पे वो बता रहे थे, बोल रहे थे। आगे देखते हैं फिर। देखिए उत्तराखंड में समान नागरिक संहिता प्रारूप तैयार है। अब हाल वर्षों में क्या होगा कि उत्तराखंड आजादी के बाद पहला स्टेट हो जाएगा जहां पे समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी। और ऐसे सबसे पहला गोवा है जहां पे 1870 में समान नागरिक संहिता लागू हुई थी। यहाँ पे देखते हैं कि बौद्ध संघों ने कहा मुस्लिम एवं ईसाई भी करें समान नागरिक संहिता के समर्थन। बौद्ध संघ ने इसमें क्या समान नागरिक संहिता की सहमति व्यक्त कर दी है। अब मुस्लिम और ईसाई समुदाय से भी कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता पे आप भी अपना सकारात्मक राय दें। ठीक है, तो भारतीय बौद्ध संघ ने कहा है कि बाबा साहेब अम्बेडकर के समान नागरिक संहिता चाहते थे, इसलिए संविधान में अनुच्छेद 44वें के जरिए इसमें प्रावधान किए गए थे, लेकिन पूर्ववर्ती सरकारों ने इसकी इस मंशा की अनदेखी की। अब मोदी सरकार द्वारा इस ओर कदम उठाए गए हैं। इसका देश के सभी वर्गों को समर्थन करना चाहिए। मुस्लिम और ईसाई समेत सभी धर्म के लोग ने इसका समर्थन करना चाहिए। बौद्ध संघ के अध्यक्ष भंते संप्रिय गौतम ने कहा कि इस कानून के सभी नागरिकों के लिए बराबरी, समानता एवं सम्मानजनक जीवन सुनिश्चित होगी। इससे मुस्लिम एवं ईसाई समेत सभी धर्मों के लोग विवाद का रास्ता छोड़कर देश हित में क्या करेंगे, निर्णय लेंगे। उन्होंने कहा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख संविधान के अनुच्छेद 44 में है। तो यहाँ पे पीटी का भी क्वेश्चन बन जाएगा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद किस में है, तो 44 में। तो क्वेश्चन आपको पूछेगा कि आर्टिकल 45, आर्टिकल 46, 47, 48, 44 ऐसे करके पूछ देगा ना। गैप बहुत कम रहेगा। एग्जैक्ट अगर आपको पता नहीं रहेगा कि समान नागरिक संहिता का कहाँ उल्लेख किया गया है तो गलत हो जाएगा। तो याद रखिएगा कि समान नागरिक संहिता का उल्लेख अनुच्छेद 44 में किया गया है। ठीक है, तो ये था इसमें। और आगे इस वाले न्यूज में देखते हैं कि मोदी की अध्यक्षता में एसएसओ की बैठक में शरीफ, पुतिन एवं चिनफिंग लेंगे हिस्सा। ठीक है, तो आपको पता ही होगा कि पहले ये भारत में होने वाला था, अभी भी भारत में हो रहा है, लेकिन वर्चुअल तरीके से ये भारत में होगा। तो देखते हैं इसमें 4 जुलाई को शंघाई सहयोग संगठन के सदस्य देशों के प्रमुख की बैठक होने जा रही है। वर्चुअल तरीके से होने वाली इस बैठक की अध्यक्षता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। इसमें चीन के राष्ट्रपति, पाकिस्तान के राष्ट्रपति और पुतिन के अलावा कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ताजिकिस्तान और उज्बेकिस्तान के प्रमुख इसमें भाग लेंगे। देखिए यहाँ पे ना एक आपका पीटी का क्वेश्चन बन जाएगा कि संघाई सहयोग संगठन जो है उसमें कौन कौन सा देश मेंबर है। ठीक, तो 4 दे देगा और खास करके वो क्वेश्चन कैसे बनाएगा, वो क्वेश्चन इंडिया का नाम नहीं लिखेगा, उसमें पाकिस्तान का नाम नहीं लिखेगा, चाइना नहीं देगा, चीन नहीं देगा। इसमें क्या दे देगा, इसमें आपको दे देगा
उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, ताजिकिस्तान, ये 3 नाम देगा और एक और है उसी वाले क्षेत्र का, उसको घुसा देगा इसमें। वो पूछेगा कि भाई इसमें से कौन मेंबर नहीं है, तो इसको आप याद रखिएगा तो वहाँ क्वेश्चन सही हो जाएंगे, अदरवाइज ये आप कंफ्यूज कर देंगे और वहाँ गलत हो जाएगा। ठीक है, देखते हैं इसमें क्या है कि पहली बार भारत की अध्यक्षता में होने वाली बैठक में प्रधानमंत्री मोदी की तरफ से संप्रभुता और भौगोलिक अखंडता से के जुड़े मुद्दों को उठाया जा सकता है। पिछले महीने गोवा में एसओ के विदेश मंत्रियों की बैठक में विदेश मंत्री जयशंकर ने इस मुद्दे को उठाया था। पहले इस बैठक में वो नई दिल्ली में भौतिक तौर पर आयोजित करने की तैयारी थी, मतलब कि सभी जो राष्ट्राध्यक्ष है सभी को बुलाया जाता है यहाँ पे, लेकिन इसको क्या कर दिया गया, भारत में वर्चुअल तरीके से इसको वो किया जा रहा है। ठीक है, आयोजन किया जा रहा है। पहले इस बैठक को नई दिल्ली में भौतिक तौर पर आयोजित करने की तैयारी थी, लेकिन अब भारत ने इसे वर्चुअल तरीके से आयोजित करने का क्या किया फैसला किया है। शुक्रवार को पाकिस्तान और चीन को सरकार की तरफ से बताया गया कि प्रधानमंत्री शरीफ और राष्ट्रपति जिनपिंग इस बैठक में हिस्सा लेंगे। ठीक है, पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के आमंत्रण पर स्वीकार करते हुए शरीफ ने एसओ के प्रमुखों की बैठक में हिस्सा लेने का क्या किया है, फैसला किया है। इसमें कई क्षेत्रीय और वैश्विक मुद्दों के अलावा एनएसओ के सदस्य देशों के सहयोग किस तरह से आगे बढ़ेंगे इस पर चर्चा होगी। पाक ने यह भी कहा है कि वह एनएसओ के महत्व देता है और मानता है कि क्षेत्रीय शांति को बढ़ावा देने के लिए एनएसओ की भूमिका अहम है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए पीटी का क्वेश्चन बन जाता है कि तुषार मेहता फिर से 3 साल के लिए सॉलिसिटर जनरल नियुक्त हो गए। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। देखिए यहाँ पे एक आर्टिकल बहुत आया है, अच्छा आया है कि जन आंदोलन से बनेगा जल जीवन मिशन। ठीक, इस पे देख लीजिएगा, ये आपका एक क्वेश्चन यहाँ से मेंस के बन जाएंगे यहाँ पे। ठीक है, सरकार भी इस जल जीवन मिशन को बहुत प्राथमिकता दे रही है इस चीजों पे, और जो राज्य स्टेट है, जो राज्य है वहाँ भी कुछ राज्य है, वहाँ भी ये बहुत जोर जोर से इस पे काम चल रहा है। तो जल मिशन जो है ये बहुत एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन जाता है जीएस के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, इसको देखते हैं क्या है कि प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नल के पानी का कनेक्शन प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने के द्वारा 15 अगस्त 2019 को लाल किले के प्राचीर से जल जीवन मिशन की घोषणा की गई। तो इसमें पहला क्वेश्चन तो ये है कि जल जीवन जो मिशन था वो कब घोषित किया गया था, तो इसका 15 अगस्त 2019 को। ठीक है, इस तरह हर घर जल कार्यक्रम का लक्ष्य प्रत्येक ग्रामीण परिवार को नियमित रूप से और दीर्घकालीन आधार पर पर्याप्त मात्रा में निर्धारित गुणवत्ता वाला पेयजल उपलब्ध कराना है। ठीक है, 2019 में इस मिशन के शुभारंभ के समय कुल 19.4 करोड़ में से मात्र 3.23 करोड़ ग्रामीण परिवार के पास नल के पानी के कनेक्शन थे। यह आंकड़ा गांव में रहने वाले कुल आबादी का महज कितना था, 16.7% था। ठीक है, 14 जून 2023 को कुल 12.29 करोड़ में से अधिक ग्रामीण परिवारों के पास पेयजल उपलब्ध है। वर्तमान में 131 जिले और 1357 प्रखंडों और 1,66,880 गांवों को हर जल के रूप में दर्ज किया गया है। हर घर जो जल है यहाँ पहुंच चुका है या पहुंचने वाला है, जिसका अर्थ है कि इन गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवारों के स्कूल, आश्रमशाला, आंगनबाड़ी, स्वास्थ्य केंद्र और सार्वजनिक संस्थान को नल के जरिए क्या किया जाएगा, जोड़ दिया जाएगा। ठीक है, प्रधानमंत्री के अन्य प्रमुख कार्यक्रमों की तरह ही जल जीवन मिशन गति और पैमाने की दृष्टि से विशिष्ट है। वर्तमान में यह मिशन हर सेकेंड पेयजल नया कनेक्शन प्रदान कर रहा है। यह मोटे तौर पर प्रति घंटा 3600 पानी के कनेक्शन या प्रतिदिन 86,000 से अधिक कनेक्शनों को जलापूर्ति सुनिश्चित करने के योग बन रहा है। इसका मतलब यह हुआ कि प्रतिदिन लगभग 3.5 लाख नागरिकों का जीवन हमेशा के लिए सकारात्मक रूप से बदल रहा है। इस मिशन के पूरा होने तक कुल 16 करोड़ परिवारों को पेयजल आपूर्ति सुविधा उपलब्ध हो चुका होगा और यह लगभग 70 करोड़ लोगों के पेयजल की आपूर्ति सुनिश्चित करने के बराबर होगी। यह अमेरिका के 33 करोड़, ब्राजील के 21 करोड़, इंग्लैंड के 5.6 करोड़ की संयुक्त आबादी के बराबर होगा। मतलब कुछ वर्षों में 70 करोड़ लोगों के पास ये जल जो योजना है, जल जीवन मिशन योजना, ये पहुंच जाएगी और ये कुल आबादी जो है ना वो अमेरिका, ब्राजील और इंग्लैंड से भी ज्यादा हो जाएगी, उसके बराबर हो जाएगी। देखिए कितनी मतलब क्रांतिकारी कदम है ये सरकार का। इतना व्यापक है कि इस मिशन का पैमाना 5 राज्यों गुजरात, तेलंगाना, गोवा, हरियाणा और पंजाब और 3 केंद्र शासित प्रदेश जिसमें कि अंडमान और निकोबार,
दमन एवं दीव एवं दादर एवं नगर हवेली और पांडिचेरी ने इस मिशन के तहत 100% कवरेज की सूचना दी है। कुल 98.9% कवरेज के साथ हिमाचल और 96.3% कवरेज के साथ बिहार भी निकट भविष्य में 100% कवरेज का अवसर है। मतलब आने वाले समय में हिमाचल प्रदेश और बिहार में भी जल जीवन जो मिशन है वहाँ 100% तक लोगों के पास ये पहुंच जाएगी। साफ और शुद्ध पानी जीवन को बचाता है। हाल में विश्व स्वास्थ्य संगठन द्वारा जल जीवन मिशन के तहत सुरक्षित रूप से प्रबंधित पेयजल को बढ़ते कवरेज के कारण होने वाले स्वास्थ्य संबंधी लाभों के बारे में अध्ययन किया गया। उसके अनुसार जब 2024 तक जल जीवन मिशन के तहत हर ग्रामीण घर में पेयजल उपलब्ध होगा तो यह डायरिया से होने वाली मौतों को आधा करने में मदद करेगा। 4 लाख लोगों की जान बचाई जा सकती है। इसी तरह नोबेल पुरस्कार विजेता माइकल क्रेमर के अनुसार यदि सभी परिवारों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध करा दिया जाए तो शिशुओं की मृत्यु दर में 30% की कमी होगी। मतलब कि अगर सभी परिवार को आप पहुंचा देते हैं स्वच्छ पेयजल तो इससे 30% जो शिशु मृत्यु होती है ना उसको उस पर काबू पाया जा सकता है। जेएम के सफल कार्यान्वयन से भारत के प्रति वर्ष 5 साल से कम के आयु के 1.36 लाख बच्चों की मौतें को रोका जा सकता है। भारत में 1.36 लाख जो बच्चे मौत का शिकार होते हैं प्रत्येक साल, अगर ये पानी स्वच्छ पानी जल जीवन मिशन पहुंचा दिया जाए प्रत्येक परिवार को तो उसमें भी क्या हुआ उसमें भी काबू पाया जा सकता है। ठीक है। आर्सेनिक और फ्लोराइड से दूषित पानी स्वास्थ्य के लिए गंभीर खतरा पैदा करता है। इस मिशन के शुभारंभ के समय 22,016 बस्तियों के पेयजल के स्रोतों से आर्सेनिक और फ्लोराइड की प्रदूषण की समस्या से जूझना पड़ रहा है। इसमें 14,200 बस्तियां आर्सेनिक के संक्रमण से प्रभावित हैं और 7,996 बस्तियां फ्लोराइड के प्रदूषण से पीड़ित हैं। ठीक है। देश के विभिन्न हिस्सों में फैली 1.79 करोड़ आबादी इस प्रदूषण के प्रभावित हैं। आज आर्सेनिक और फ्लोराइड के प्रदूषण से प्रभावित इन बस्तियों को शुद्ध पेयजल की सुविधा के लिए दायरे में लाना होगा। मतलब कहा जा रहा है कि इतनी जो है बस्तियां आज प्रदूषित जो पानी है वो पी रहे हैं। अगर ये जो कदम है जल जीवन मिशन का भारत सरकार का अगर वहां पे पहुंच जाए लोगों को तो बहुत बड़े स्तर पर लोगों को राहत पहुंचाया जा सकता है और बीमारियों से भी उनको सुरक्षित किया जा सकता है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है। योजनाओं को दीर्घकालीन रूप से और टिकाऊ बनाए रखने की दृष्टि से इस कार्यक्रम में शुरू से ही समुदायों की भागीदारी शामिल किया गया था। देश में 5.24 लाख से अधिक ग्रामीण स्तर की जल एवं स्वच्छता समितियां बनाई गई जिनमें महिलाओं की प्रतिनिधित्व 50% है और महिला सशक्तिकरण के ध्यान में रखते हुए 22.13 लाख से अधिक ग्रामीण महिलाओं को फील्ड टेस्ट किट का उपयोग करने को पानी के नमूनों का परीक्षण करने के लिए प्रशिक्षित किया जा रहा है। मतलब महिलाओं को प्रशिक्षित किया जा रहा है कि पानी की आप क्वालिटी देखिए क्या पानी उपयुक्त है पीने के लिए, उसके लिए भी उन लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। ठीक है। आगे देखते हैं इसमें क्या है कि ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि हर घर और सार्वजनिक संस्थान में शुद्ध पानी पहुंच रहा है कि नहीं। समुदायों की भागीदारी के कारण यह कार्यक्रम एक जन आंदोलन बन गया है। केंद्र सरकार ने 5 साल की अवधि के लिए 2.8 लाख करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। जलापूर्ति के सुधार का संबंध स्वास्थ्य संबंधी देखभाल की लागत में कमी और उत्पादन समय की उपलब्धता में वृद्धि के जरिए लोगों की समग्र लागत में होने वाली महत्वपूर्ण बचत से है। ठीक है। महिलाएं हर घर जल के कार्यक्रम में के केंद्र में है। मतलब महिलाएं जो है ना इस मिशन के केंद्र में है। 2018 में लगभग 42% ग्रामीण परिवारों को अपने परिसर से बाहर होने वाले जलापूर्ति से पानी इकट्ठा करना पड़ता था। इस समुची कयावत का मुख्य भार महिलाओं को वहन करना पड़ता था। ठीक है। यह अनुमान लगाया गया है कि एक महिला को प्रतिदिन पानी इकट्ठा करने में आमतौर पर 45 मिनट का समय खर्च करना पड़ता है। नल के पानी की नियमित आपूर्ति महिलाओं और युवा लड़कियों को हर दिन सिर पर पानी का भारी बोझ होने से राहत देगी। सही बात है। खास करके आप दुर्गम इलाके में जाएंगे, पहाड़ी इलाके में जाएंगे और राजस्थानी मतलब जो राजस्थान का इलाका है वहां पे देखेंगे कोसों मील जाती है महिलाएं पानी के लिए। कितना मतलब समय भी वेस्ट होता है और उसके जोखिम भी होता है उसमें, तो इस परेशानी से उसको बचा जा सकता है। ठीक है। इसमें आगे देखते हैं क्या है कि कौशल से सीखने तथा अपने बच्चों की शिक्षा में सहायता के लिए कर सकती हैं। किशोरियों को आप पानी लाने में अपनी माँ की मदद करने के लिए स्कूल नहीं छोड़ना होगा। जल ही जीवन है और जल जीवन मिशन इस संबंध इस जोखिम रेखा को हर ग्रामीण परिवार तक पहुंचाने के लिए वो संकल्पित है। ठीक है। घर में नियमित रूप से पर्याप्त मात्रा में शुद्ध पेयजल की पहुंच सुनिश्चित करने के लिए यह प्रतिष्ठित मिशन अब अभूतपूर्व पैमाने पर बेहद तेज गति से परिवारों को सशक्त
बना रहा है और लोगों के जीवन को क्या कर रहा है, बचा रहा है। तो इस परिपेक्ष में भी आप इसको देख लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है मेंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है। जल जीवन मिशन ये क्रांतिकारी स्तर पर भारत सरकार इसको चला रही है। कुछ राज्य सरकारें भी हैं जैसे हिमाचल प्रदेश, बिहार सरकार, वहां भी चल रहा है बहुत दिनों से। तो अब कुछ दिनों में वहां भी 100% इस पे लोगों के यहाँ जल आपूर्ति कर दिया जाएगा, ठीक है। तो इसको आप देख लीजिएगा। फिर आगे देखते हैं कि अनुसंधान से ही खुलेगी विकास की राह, ठीक है। ये भी बहुत अच्छा आर्टिकल है, इसको भी समझते हैं कि पिछले दिनों केंद्रीय मंत्रिमंडल में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 की संसद में पेश करने की स्वीकृति प्रदान की। प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की गतिविधि प्रदान करने के लिए एक संचालन समिति का गठन किया जाएगा। इसमें सदस्यों के रूप में 15 से 20 जाने माने शोधकर्ता और पेशेवर होंगे, ठीक है। 20 वर्ष 2023-24 से 2027-28 तक 5 साल की अवधि के लिए इसमें 50,000 करोड़ रुपए को उपलब्ध कराए जाएंगे। इसमें 14,000 करोड़ रुपए का भारत सरकार देगी, जबकि बाकी 36,000 करोड़ रुपए उद्योग जगत, सार्वजनिक क्षेत्र एवं दान से जुटाए जाएंगे। यह प्रस्तावित राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन भारत के 1074 विश्वविद्यालयों, 161 अनुसंधान संस्थान में शोध एवं विकास के द्वार क्या करेगा, खोल देगा, जिससे IIT, NIT, एम्स, भारतीय विज्ञान शिक्षा एवं अनुसंधान इसमें शामिल है, ठीक है। शोध एवं विकास की बेहतर जीवन द्वारा खोलता है। भारत अपनी श्रम आधारित अर्थव्यवस्था की कौशल आधारित अर्थव्यवस्था बनने में जुटा हुआ। देखिए आप थोड़ा सा इसको ऐसे सोचिए कि जिस देश की आबादी 140 करोड़ है, उससे अधिक ही है, अगर वहां पे उसकी 50% आबादी को भी कौशल रूप से वो कर दिया जाए, प्रशिक्षण दिया जाए, ठीक है। तो आप समझ सकते हैं आने वाले वर्ष में कितना मतलब भारत की और भूमिका बढ़ जाएगी, आर्थिक रूप से बढ़ जाएगी, विश्व में भी शक्ति बन जाएगा। आप ये समझिए कि अगर कौशल हो गए, मतलब कौशल रूप से सक्षम होंगे, तो वर्ल्ड के किसी भी देश में इनको नौकरी मिल सकता है, आसानी पूर्वक मिल सकता है। तो क्या होगा, इससे किसी भी देश की महत्ता बढ़ती है, शक्ति बढ़ती है, NI में वृद्धि होती है, लोगों का GDP बढ़ेगा, लोगों के पास पैसा आएगा। तो ये एक अच्छा है कि अगर कौशल रूप से लोगों को प्रशिक्षित किया जाता है, अगर 50% जनसंख्या को भी दिया जाएगा ना, तो आने वाले वर्षों में भारत की महत्ता, आर्थिक महत्ता तो बढ़ेगी बढ़ेगी, एक सम्मान और एक जो वर्ल्ड में इनका रुतबा है वो भी बढ़ जाएगा, ठीक है। देखते हैं इसमें क्या है। फिर इसके लिए कौशल विकास एवं उद्यम नाम से एक अलग मंत्रालय का स्थापना की गई है। देश की प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। आधुनिक प्रयोगशाला स्थापित होने से वर्षों पहले ही भारतीय विज्ञान के क्षेत्र में सक्रिय रूप से योगदान देता रहा है। यह भारतीय अंक प्रणाली ही था जिसने गणित, व्यापारिक सौदे, आधुनिक लेखांकन और कंप्यूटर प्रौद्योगिकी को संभव बनाया। आर्यभट्ट, श्रीनिवास रामानुज जैसे विज्ञानियों ने भी इसकी नई राह दिखाई। सवाल यह है कि फिर शोध एवं अनुसंधान को इतना योग्यता रखने वाला देश आज इतने कम नवप्रवर्तन या नवाचार क्यों, क्वेश्चन उठा रहा है। ऐसे से हमारे यहाँ वैज्ञानिक हुए, लेकिन आज ऐसी स्थिति क्यों हो गई हमारे यहाँ। तो उसका कारण बताया गया है कि आर्यभट्ट और श्रीनिवास रामानुज जैसे विज्ञानियों ने जिसके ने यहाँ दिखाए, फिर भी शोध और अनुसंधान को इतने योग्य रखने वाला देश आज इतने कम नवाचार क्यों करता है। तो शायद इसका उत्तर यही है कि हमने शोध एवं विकास को उतना ध्यान नहीं दिया जितना अन्य देश दे रहे हैं, ठीक है। शोध एवं विकास पर भारत का खर्च इसके सकल घरेलू उत्पाद का लगभग कितना है, 1% भी नहीं है। देखिए कितना है, 0.6% है, मात्र इतना है, जो कि 20 की औसत 1.8% से भी काफी कम है। विश्व में जो शोध होता है ना, अगर उसका आप एक एवरेज लेंगे तो 1.8% है, जबकि भारत में 0.6 मतलब 1% भी नहीं है। और वही देखिए दूसरे देश, वही शोध एवं विकास अमेरिका में 2.9%, चीन में 2.2% और इजराइल में 4.9% खर्च कर रही है। देखिए कितना इन लोगों का GDP का योगदान होता है, पैसा खर्च करते हैं रिसर्च पे। नवाचार के क्षेत्र में देश की सफलता की राह में एक और बाधा शोध एवं विकास कर्मियों की कम संख्या भी है। यूनेस्को इंस्टीट्यूट ऑफ स्टैटिस्टिक्स के अनुसार भारत में प्रति 10 लाख आबादी पर केवल 253 शोधकर्ता है। देखिए मतलब 10 लाख की जो आबादी है उसमें मात्र 253 शोधकर्ता है, रिसर्च करते हैं, जो विकसित देश की तुलना में काफी कम है। शोध एवं विकास के देश के निजी क्षेत्र का योगदान सकल व्यय का 40% से भी कम है, जबकि उन्नत देश में कितना 70% तक होता है। जो रिसर्च किया जाता है दूसरे देशों में, जो विकसित देश है, वहां पे निजी क्षेत्र जो है ना वो 70% से भी ज्यादा भूमिका निभा करते हैं, जबकि भारत में 40% से आसपास है, ठीक है। फिर आगे इसमें देखते हैं कि यह सच है कि जो राष्ट्रीय शोध एवं विकास में विफल रहता है वह चौतरफा संतोष से फंसा रहता है। एक मजबूत अर्थव्यवस्था बनने के लिए एक सार्थक ज्ञान प्रणाली की आवश्यकता है
जो कि उसे शक्ति प्रदान करता है। देश में जितनी बौद्धिक संपदा सृजित होती है, उसमें बड़े पैमाने पर रोजगार भी सृजन होंगे। इजराइल ने दिखाया है कि एक छोटा राष्ट्र होने के बावजूद शोध एवं विकास की प्राथमिकता देकर सतत विकास हासिल किया जा सकता है। भारत में निजी कंपनियां मुख्य रूप से बिक्री और विपणन के निवेश करती हैं, वो शोध एवं विकास को पर्याप्त निवेश नहीं करती है, और यही कारण है कि भारतीय ब्रांड नवाचार नहीं कर पा रहे हैं, जिसके चलते भारतीय निर्माता विश्व स्तर पर अनुकरणीय उत्पादन नहीं बना पा रहे हैं। ठीक है, मतलब ऐसा ब्रांड नहीं बना पा रहे हैं कि जहां पे सब लोग उसको खरीद पाए। तो इसका एक ही कारण है कि रिसर्च भारत में नहीं हो पा रहा है। अब समय आ गया है कि मेक इन इंडिया के लिए अनुसंधान एवं विकास पर फिर से ध्यान केंद्रित किया जाए। शोध एवं विकास पर ध्यान केंद्रित कर ही चीन आज इतना आगे बढ़ा है। मतलब चाइना जो आज इसकी इतनी सुपर पावर बनने के लिए है, तो उसमें देखा गया है कि उन्होंने रिसर्च पे बहुत पैसा खर्च किया। ठीक है, ये अच्छी बात है कि भारत सरकार ने भी स्टार्टअप, शैक्षणिक संस्थानों और छोटी संस्थाओं को पेटेंट शुल्क पर 80% तक रियायत देने का फैसला किया है। पेटेंट के ऑनलाइन फाइलिंग के लिए 10% छूट दी जा रही है। इसी कड़ी में डिजिटल यूनिवर्सिटी और गति शक्ति विश्वविद्यालय ज्ञान आधारित अर्थव्यवस्था का आधार बनने जा रहा है। ठीक है, इन प्रयासों के चलते ही विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2022 में भारत की रैंकिंग 132 देशों में कितना है, 40वें स्थान पे आ गया। तो ये भी एक पीटीए पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन हो जाएगा। ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में 2022 में भारत की जो क्रम था वो कौन सा है, तो भारत का वो क्रम है 40वां स्थान उसको मिला है। ठीक है, भारत के अधिकांश स्टार्टअप आईटी एवं ज्ञान आधारित क्षेत्र से है। भारत आज दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप शुरू करने वाला देश है। यह हमारे करीबी 100 यूनिकॉर्न है, मतलब हमारे यहाँ 100 यूनिकॉर्न है। ठीक है, हम लोग थर्ड पोजीशन पे आ गए हैं स्टार्टअप करने के मामले में। भारत के पास नवाचार का वैश्विक चालान बनाने के लिए आवश्यक मजबूत बाजार, असाधारण प्रतिभा और नवाचार की संस्कृति मौजूद है। बस हमें कच्ची प्रतिभाओं को सही मार्गदर्शन देने की जरूरत है। सरकार को उन स्टार्टअप एवं व्यवसायों को समर्थन देने के सक्षम क्या करना होगा, बनाना होगा, जो कि एक बड़ा वैश्विक प्रभाव डाल सकता है। एक अध्ययन के अनुसार भारत की कुशलता के चलते 65% अधिक नए स्नातक अपने प्लेसमेंट के लिए संघर्ष कर, मतलब कि ऐसा है कि वो उसके कुशलता की कमी है। मतलब ऐसा दिया है कि पढ़ाई व्यवस्था भी कहीं न कहीं हमारे यहाँ कह सकते हैं कि वो अंग्रेजों के समय से नहीं आ पा रहा है। तो देखा गया है कि 65% ऐसे स्नातक हैं, 65% ऐसे ग्रेजुएट हैं, जो कि ग्रेजुएट होने के बाद उनको नौकरी ही नहीं मिलती है। इसका कारण ये है कि कुशल लोग से वो सक्षम नहीं हो पाते हैं। उसी परिप्रेक्ष्य में बोला गया है अगले 25 साल के देश के लिए महत्वपूर्ण है, क्योंकि भारत में 2047 की आजादी के 100 साल पूरे हो जाएंगे। समय की मांग है कि देश में चल रही विभिन्न रेवरी स्कीम का पैसा शिक्षा एवं अनुसंधान के क्षेत्र में लगाया जाए। रेवरी स्कीम मतलब यही हुआ कि बहुत सारे ऐसे गवर्नमेंट है भारत में, खासकर राज्य पे, जो मुफ्त में कभी बिजली पानी पर खर्च करते हैं। तो उसी परिप्रेक्ष्य में ये कटाक्ष भी है कि उस पैसा को अगर इनोवेशन पे, अगर शिक्षा पे खर्च किया जाएगा, तो हो सकता है कि आने वाले वर्ष में हम लोग एक विकसित राष्ट्र बन सके। उसी के परिप्रेक्ष्य में था, और ये बहुत अच्छा आर्टिकल था, अनुसंधान में खुलेंगे विकास की राह। इसको भी देखिएगा, यहाँ से भी आपको ये डाटा मिल जाएंगे, जो कि आपके आंसर जो बनेंगे ना, उसमें आप अच्छा अगर इसको पुटअप करेंगे तो एक ऑथेंटिक और एक स्तरीय आपका आंसर बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं इसमें। जीएसटी से राजस्व के साथ निवेश बढ़ने में मिलेगी मदद। ठीक है, पहली बार 64,000 के पार बंद हुआ सेंसेक्स, तो ये भी आपकी अर्थव्यवस्था की महत्ता को दिखाता है। यहाँ पे है सी ई निधि किसानों के नवीन योजना के विशेष पैकेज की मंजूरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की केंद्रीय समिति ने 3,68,676.70 करोड़ रुपए की परिवार के साथ किसानों के लिए नवीन योजनाओं के विशेष पैकेज क्या की मंजूरी दी है। किसान भाइयों के लिए या एग्रीकल्चर सेक्टर में अगर इतना निवेश हो रहा है, तो ये भी एक पॉजिटिव पॉइंट है। इसको देखते हैं, केंद्र शासित प्रदेशों के कृषि मंत्रियों के वर्चुअल संबोधित करते हुए केंद्रीय एवं रासायनिक उर्वरक और स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्री मनसुख मंडाविया ने कहा कि यह पैकेज टिकाऊ कृषि को बढ़ावा देने के साथ ही किसानों के समग्र और आर्थिक कल्याण पर केंद्रित है। यह पहल एक ही समय में किसानों की आय में वृद्धि, प्राकृतिक एवं जैविक खेती को मजबूती, मिट्टी की उत्पादकता को खोजने और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करेगा। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि किसानों को इतना रुपए, मतलब 266.70 रुपए में 45 किलो यूरिया एवं नीम कोटेड शुल्क अतिरिक्त उपलब्ध किया जा रहा है। मतलब 266 रुपए में आपको पता है कि एक बोरी जो होता है वो 45 किलो का उसको उपलब्ध कराया जा रहा है।
ठीक है, सीए ने यूरिया सब्सिडी योजना को जारी रखने की मंजूरी दी। पैकेज में 3 साल के लिए यूरिया सब्सिडी के लिए 3,68,676 करोड़ रुपए का आवंटित करने का प्रतिबद्धता जताई है। यह पैकेज 2023-24 के खरीफ सीजन के लिए हाल ही में स्वीकृत 38,000 करोड़ रुपए से अलग होगा। ठीक है, इसी में है कि इतना पैसा उन्होंने कृषि क्षेत्र में किसानों को दिया है। आगे देखते हैं इसमें। देखिए, पुतिन ने मोदी को बताया रूस का खास दोस्त, मेक इन इंडिया का खूब हो रही सराहा। ठीक है, कल इन्होंने वहां संबोधित कर रहे थे पुतिन साहब अपने यहाँ किसी संबोधन पे वो गए हुए थे, तो वहां बता रहे थे इंडिया का जो मोदी जी लाए मेक इन इंडिया, उसके बारे में बता रहे थे कि देखिए कि इंडिया की अर्थव्यवस्था 5-6 सालों में कितना बढ़ गया है, उसी के परिपेक्ष में ये पूर्ण है। देख लेते हैं क्या है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की खास दोस्त बताते हुए कहा कि मेक इन इंडिया अभियान को खुलकर प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि इस अभियान से भारत की भारतीय अर्थव्यवस्था पर वास्तव में प्रभावशाली असर हुआ है। पुतिन ने यह टिप्पणी गुरुवार को मॉस्को में रूस की एजेंसी द्वारा आयोजित एक कार्यक्रम में की। कहा कि भारत में हमारे खास दोस्त हैं, भारत हमारे खास दोस्त हैं। प्रधानमंत्री कई साल पहले मेक इन इंडिया का पहल शुरू की थी। इसकी सफलता से सीख लेकर अगर हम भी इसका अनुसरण कर घरेलू उत्पादकों को बढ़ावा दें तो कोई नुकसान नहीं होगा। पीएम मोदी ने 2014 में मेक इन इंडिया का अभियान शुरुआत की थी, जिसमें कि एक ऐसी अर्थव्यवस्था के निर्माण पर जोर दिया जो कि विदेशी उत्पादों को इस्तेमाल करने के बजाय स्वयं आधुनिक सामान, सेवाओं और तकनीकों को तैयार करते हैं। पुतिन ने कहा कि यूक्रेन युद्ध के दौरान पश्चिमी देशों के प्रतिबंधों के कारण रूसी कंपनियों को भी भारत से सीख लेना चाहिए। उन्होंने कहा कि हमें अपने उत्पादकों को और प्रासंगिक बनाकर आधुनिक बनाने की जरूरत है। रूस के विद्रोह के बाद पुतिन की सार्वजनिक उपस्थिति का यह पहला कार्यक्रम था। ठीक है, तो कहने का मतलब ये हुआ, कल एक पार्टी में गए थे, आयोजन हो रहा था कहीं पे, तो वहां पे मोदी साहब की उन्होंने तारीफ की और भारत में मेक इन इंडिया का जो अभियान चल रहा है उसकी भी उन्होंने तारीफ की है। ठीक है, यहाँ है विश्व बैंक ने भारत को 150 करोड़ डॉलर के वित्त पोषण की दी है मंजूरी। स्पोर्ट्स का न्यूज देख लेते हैं। देखिए, भारत ने 8वीं बार जीता खिताब। ये भारत 8वीं मतलब अभी 9 बार हो चुका है, जिसमें 8 बार भारत ने कबड्डी एशिया कप को जीत लिया है, जो कि साउथ कोरिया में हुआ था। तो ये क्वेश्चन पूछ देगा आपसे, एशिया कप कबड्डी का विजेता कौन है? भारत। और ये ना पूछे, ये पूछेगा कि इसका आयोजन कहाँ करवाया गया था, तो इसका आयोजन साउथ कोरिया में करवाया गया था। ठीक है, इसको आप देख लीजिएगा, यहाँ से आपकी पीटी की क्वेश्चन बन जाएंगे। ठीक है, तो चलिए आज यहाँ का सेगमेंट यही खत्म करते हैं, फिर आपसे कल मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।